हेलो एवरीवन। तो हाजिर है आप सभी व्यूअर्स के लिए एक और वीडियो और एक और सैम्पल पेपर स्पेशली फॉर माय क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। एज यू नो, पिछली 3 वीडियोस में हमने 3 सैम्पल पेपर्स डिस्कस भी कर लिए हैं एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर 4th सैम्पल पेपर। तो दिस इज एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। अब बिना इधर उधर की फालतू बातें किए करते हैं वीडियो की शुरुआत और सॉल्व करते हैं सैम्पल पेपर नंबर 4 को। पर बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। और अगर वीडियो पसंद आ जाए, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइक वीडियो को जरूर करके जाना and do share your views in the comment section as well. So now, without any delay, let's get started. Hello everyone, this is Swati Chavla. With your blessings and by God's grace, I have published my own book. This question bank is designed for class 12 computer science students, especially from CBSE board. It contains key points of each chapter, objective type questions, previous year questions, important questions, practice questions solved and unsolved, crossword puzzle, self-assessment paper, CBSE issued sample paper और भी बहुत कुछ. At the end of each chapter, QR code is also given for video explanation. इतना सब कुछ just ₹499 only. If you want to excel in your exams and get centum in your boards, this is the right choice. तो फिर इंतजार किस चीज का? Just click on these links, grab your copy and start study from today. Thank you. So this is the sample paper which we are going to discuss in our today's video. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन से, दैट इज सेक्शन ए। एज यू नो कि आप लोगों का जो सैम्पल पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर होगा बोर्ड एग्जाम का, वो आपका 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन से। तो फर्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स टाइप, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट गिवन है, पाइथन आइडेंटिफायर्स आर डायनामिकली टाइप्ड। तो आइडेंटिफायर्स हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल नेम्स। तो हमारे जो वेरिएबल नेम्स है, क्या वो पाइथन में डायनामिकली टाइप्ड होते हैं? दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। रीजन बीइंग दैट हम देखो पाइथन में स्पेशली अलग से डेटा टाइप्स नहीं डिफाइन करते हैं। डेटा टाइप्स इन द सेंस कि जब हम किसी वेरिएबल की डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वहां पर हमें लिखना पड़ता था कि इफ वी आर डिफाइनिंग अ वेरिएबल ए एज इंटीजर, तो उसमें हम सिर्फ इंटीजर टाइप की ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कैरेक्टर या फिर और फ्लोट टाइप की वैल्यू को हम उसमें डिफाइन नहीं कर सकते। फिर ऐसे अगर हम बात करें हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो एक टाइम पर ए वेरिएबल में मैं इंटीजर भी लिख सकती हूँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं उस ए वेरिएबल में स्ट्रिंग भी लिख सकती हूँ। तो ये हम डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, ये हम रन टाइम पर डिसाइड करते हैं कि ए वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू आएगी। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Now next is question number 2. तो question number 2 मुझे क्या कहता है? Which of the following is an invalid operator in Python? तो invalid की अगर मैं बात करूँ तो माइनस भी मेरे पास एक ऑपरेटर है, दिस फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू ये भी है, दिस इज द शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर जिसे हम लिखते हैं प्लस इक्वल्स टू, राइट। अगर मैं लिख रही हूँ a प्लस इक्वल्स टू b, तो व्हाट डज दिस मीन? a इक्वल्स टू a प्लस b। तो दैट मीन्स प्लस की जगह पर हमारा ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो वैलिड। इन दिस इज माई मेंबरशिप ऑपरेटर, ये भी वैलिड है। नेक्स्ट है मेरे पास इक्वल्स टू मॉड्यूलस, ये ऑपरेटर मेरा इनवैलिड है। रीजन, मेरे पास मॉड्यूलस इक्वल्स टू हो सकता है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं, वेरएज जो हमारा इक्वल्स टू मॉड्यूलस है, ये आपका जो है इनवैलिड ऑपरेटर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन 3 मुझे क्या कहता है? गिवन द फॉलोइंग डिक्शनरी, डिक्शनरी गिवन है, एम्प्लॉय नेम से सैलरी, एज और नेम, इसमें आपको कीज गिवन और एक उनकी साथ में वैल्यूज गिवन है। अब हमने उस डिक्शनरी पर क्या करा? पॉप फंक्शन अप्लाई करा और ब्रैकेट में हमने क्या दे दी? की। देखो जब मैं डिक्शनरी के साथ अपना पॉप फंक्शन अप्लाई करती हूँ ना, तो मुझे वहां पर की मेंशन करनी पड़ती है। बाकी अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो उसमें क्या होता है, हम सिर्फ पॉप फंक्शन को कॉल करते हैं और अगर मैं इंडेक्स नहीं देती तो बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला एलिमेंट पिक होकर के रिमूव होता है। पर डिक्शनरी के केस में
पॉप फंक्शन अगर मैं यूज कर रही हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या पास करना है, की। तो मैंने की क्या पास किया, एज। तो अब क्या होगा, एज ये की हो गई और ये 22 उसकी वैल्यू हो गई, राइट। तो प्रिंट मुझे क्या करना है अपनी डिक्शनरी को, तो ये वाली चीज तो आपकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी और ये चीज आपका आंसर आ जाएगा, सैलरी 1000, नेम महेश। तो ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो दिस इज द करेक्ट वन। और आपको एक चीज तो पता ही है अपनी स्वाति मैम की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई भी चीज एक्सप्लेन करे आपकी स्वाति मैम और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट ना करके दिखाएं, राइट। तो अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको ये चीज जरूर पता होगी, और अगर आप नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो व्हाट डज दिस मीन कि फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बिकॉज इस चैनल पर आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। तो अब हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी ली, राइट। अब देखो मैं आपको यहाँ पर क्या चीज करके दिखा रही हूँ, एम्प्लॉय नेम से हमारे पास डिक्शनरी है, हमने पॉप फंक्शन अप्लाई किया, और अगर मैं इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देती तो ऑब्वियसली आई विल गेट एन एरर। अगर यही चीज मैं अपने लिस्ट के साथ करूं तो मुझे एरर नहीं मिलेगा, लिस्ट तो क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करके दे देगा। अब हमने यहाँ पर पॉप फंक्शन लगाया और यहाँ पर एक की लिख दी, एज, राइट। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी ये उस की वैल्यू रिटर्न करके देगा, राइट। और अगर मैं अब यहाँ पर अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करा दूं, ये चीज प्रिंट हो गई। वही मेरे पास ना एक पॉप आइटम नेम करके भी फंक्शन है, इस नेम से पॉप आइटम। तो इसमें अगर मैं ब्रैकेट्स में कोई भी आर्ग्यूमेंट ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट जो लास्ट की वैल्यू पेयर है ये उसको डिलीट करेगा, राइट। डिलीट तो पॉप फंक्शन भी कर रहा है, बट ये पॉप फंक्शन उसकी वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है, और पॉप आइटम फंक्शन जो की और वैल्यू पेयर को ये डिलीट कर रहा है उसको ये टपल की फॉर्म में मुझे रिटर्न करके भी दे रहा है, राइट। तो अगर अब मैं बात करूं यहाँ पर एम्प्लॉय डिक्शनरी को प्रिंट करा रहे हैं, अब देखो मैंने यहाँ पर पॉप आइटम में कोई भी अपनी की नहीं लिखी थी, तो बाय डिफॉल्ट लास्ट की वैल्यू पेयर जो भी होगा वो मेरे पास आएगा टपल की फॉर्म में। अब हमने दोबारा लिख दिया एम्प्लॉय डॉट पॉप आइटम, और अब हमने ब्रैकेट में अपनी की लिख दी, दैट इज सैलरी, राइट। तो अब यहाँ पर मुझे क्या एरर मिल रहा है, डिक्ट डॉट पॉप आइटम टेक्स नो आर्ग्यूमेंट। रीजन कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स अगर मुझे की हेल्प से डिलीट करना हो तो मुझे वहां पर पॉप फंक्शन लगाना पड़ेगा। पॉप आइटम फंक्शन को हम हमेशा ही बिना आर्ग्यूमेंट के साथ लेंगे, तो यहाँ पर अब ये चीज आ गई। अब मुझे अगर मैं अपनी डिक्शनरी को डिस्प्ले कराऊं तो एम्प्टी डिक्शनरी, राइट। आई होप अब आपको पॉप और पॉप आइटम भी कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द गिवन एक्सप्रेशन, और ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है ट्रू एंड फॉल्स और नॉट ट्रू, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट आउटपुट इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। तो यहाँ पर ना मुझे लॉजिकल ऑपरेटर्स गिवन है, तो अगर मैं प्रेसिडेंस की बात करूं सबसे ऊपर प्रेसिडेंस रहती है एंड ऑपरेटर, सॉरी नॉट की, ठीक है, ये हमने बाय मिस्टेक लिख दिया, नॉट एंड और फिर और, ये प्रेसिडेंस रहती है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आई एम राइटिंग इट हियर, ट्रू एंड फॉल्स और नॉट ट्रू। अब सबसे पहले मुझे किसको सॉल्व करना है, नॉट को, राइट। तो नॉट ऑफ ट्रू, नॉट ऑफ ट्रू मुझे क्या दे देगा, फॉल्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ट्रू एंड फॉल्स और फॉल्स। तो अब मुझे सॉल्व करना है एंड ऑपरेटर, ट्रू एंड फॉल्स मुझे क्या देगा, फॉल्स और फॉल्स, तो ये मुझे आंसर देगा फॉल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 मुझे कहता है व्हाट विल द फॉलोइंग कोड प्रिंट। अब देखो यहाँ पर मैं मैक्स फंक्शन लगा रही हूँ, राइट। मैक्स मींस जिसकी स्काई वैल्यू सबसे ज्यादा होगी स्ट्रिंग के केस में, वो चीज चेक करेगा। अब देखो अगर मैं लिस्ट पर मैक्स फंक्शन लगाती हूँ तो लिस्ट पर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो मेरे पास आ जाएगा। वेयरएज वहीं अगर मैं बात करूँ मैक्स फंक्शन की अपने स्ट्रिंग पर, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वाला जिसकी स्काई वैल्यू होगी दैट इज जेड। तो यहाँ पर आ गया है मेरे पास ऑप्शन सी, दैट इज जेड, या फिर कुछ लोग इसको जी भी बोलते हैं, आजकल जेड को जी बोलते हैं, राइट। आप फोनिक साउंड भी चेक कर सकते हो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फाइल एक्सेस मोड। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मुझे बतानी है। तो R+ मोड है पहले,
ये कहते हैं opens a file for both reading and writing, करेक्ट है. फाइल ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू इट्स बिगिनिंग, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड मुझे कहता है W प्लस opens a file for both writing and reading, करेक्ट. overwrites the file if it exists and creates a new one if it does not exist, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. नेक्स्ट मुझे सी पार्ट में क्या कहता है, WB opens a file for reading and writing in binary format, करेक्ट. opens a file for both reading and writing, ये चीज गलत हो गई बिकॉज WB है तो सिर्फ किसके लिए ओपन होगा, राइटिंग के लिए. overwrites the file if it exists and creates a new one if it does not exist, इसका सेकेंड पार्ट करेक्ट है बट फर्स्ट पार्ट में कुछ गड़बड़ है स्टेटमेंट में, तो आपका जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया दैट इज पार्ट सी. डी पार्ट भी पढ़ लेते हैं. E opens a file for appending, ट्रू. The file pointer is at the end of the file if the file exists, तो ये भी ट्रू है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई, ऑप्शन सी. तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. ऑल एग्रीगेट फंक्शंस एक्सेप्ट दिस इग्नोर नल वैल्यूज. कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शंस जो मेरी नल वैल्यूज को इग्नोर करते हैं. देखो काउंट स्टार मुझे पता है नल वैल्यूज को काउंट करता है तो इग्नोर तो नहीं करेगा, राइट. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. काउंट की ब्रैकेट में अगर मैं कोई एट्रीब्यूट या फिर कॉलम का नेम लिख रही हूँ तो जो नल वैल्यूज है उसको काउंट नहीं करता है. काउंट नहीं करता तो दैट मीन्स उसको वो इग्नोर कर रहा है. एवीजी एवरेज फंक्शन भी इग्नोर करता है, सम फंक्शन भी इग्नोर कर देता है, ठीक है. मैक्स और मिन भी इग्नोर कर देते हैं बट जो काउंट स्टार फंक्शन है वो आपके नल वैल्यूज को इग्नोर नहीं करता. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन 8 मुझे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड will change the attribute value of an existing tuple. तो that means tuple means एक रिकॉर्ड में अगर मुझे किसी कॉलम की वैल्यू को अपडेट करना हो, चेंज करना हो तो कौन सी कमांड होएगी मेरे पास, अपडेट कमांड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन 9 मुझे ये कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग कोड दैट इनपुट्स अ स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं and removes all special characters from it after converting it into lower case. मीन्स मैं पहले उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रही हूँ और फिर उसके सारे के सारे जितने स्पेशल कैरेक्टर्स है उसको रिमूव कर रही हूँ. तो ये आपको कोड गिवन है और आपको इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कोड, ठीक है. तो इसकी दैट मीन्स आपको एक मिसिंग स्टेटमेंट बतानी है. हमने सबसे पहले इनपुट फंक्शन लिया, एक स्ट्रिंग एंटर कराई, एक वेरिएबल एस में असाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं. अब देखो उसने बोला था मुझे उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो उसने लोअर फंक्शन लगाया और एक एस वेरिएबल में एस डॉट लोअर करके लोअर केस में वो आ गया. अब इसने क्या किया, फोर सी इन, इससे स्पेशल कैरेक्टर्स के लिस्ट मींस एक स्पेशल कैरेक्टर्स लिख दिए विद इन कोट्स, फोर सी इन दिस, राइट. अब सी में मेरे पास क्या आएगा, इसमें से चेक करेंगे, राइट. अब मुझे यहाँ पर कोई ना कोई एक कंडीशन लगानी है कि जो मेरा जो स्पेशल कैरेक्टर्स है ना वो रिमूव हो जाए. अब मैंने इनपुट क्या करा है, द इनपुट इज आई एम व्हाट आई एम, इट शुड प्रिंट आई एम व्हाट आई एम. तो दैट मीन्स ये सिंगल कोट्स कोमा सब कुछ रिमूव करना है. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कोड. अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, s इक्वल्स टू s डॉट रिप्लेस c. ओके, इसने देखो यहाँ c के साथ एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दी है. क्या मुझे उस C को इसके साथ रिमूव करना है, नो. क्या मुझे उसको नन से, नन तो खुद एक लिटरल है, या फिर मुझे उसको C के साथ रिमूव करना है, मुझे स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव कर देना है. तो दैट मीन्स अगर मैं उसकी जगह एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दूं तो वो रिमूव हो जाएगा. तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. 10th क्वेश्चन मुझे कहता है, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल that can become a primary key. तो वो हमारे कौन सी होती है, कैंडिडेट कीज. कैंडिडेट कीज आर दोज कीज which are able to become the primary key, जो आपकी प्राइमरी की बन सकती हैं. तो वो आपकी कौन सी हो गई, कैंडिडेट कीज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन 11 क्या कहता है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड स्निपेट. कर लिया ऑब्जर्व. फाइल हैंडल है, ओपन फंक्शन लगाया, स्टेशन डॉट टीएक्सटी फाइल को हमने रीड मोड में ओपन कर लिया. ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लगा रहे हैं, ट्राई में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, एक्सेप्ट में हमने यूएफ एरर लगा दिया. व्हेन विल दिस लाइन एग्जीक्यूट. तो दैट मीन्स आपकी एक्सेप्ट स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होती है, जब मेरी कोई एक्सेप्शन जनरेट होगी, राइट. तो अब हम इसको ऑप्शंस देखते हैं. व्हेन द फाइल इज क्लोज्ड, नो. ऐसा तो नहीं है कि फाइल क्लोज हो तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, नो.
दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, ये तो नहीं है ना कि टेक्स्ट फाइल है तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नो। व्हेन द फाइल पॉइंटर इज एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, नो। देखो बेसिकली आपका यूएफ एरर एक्सेप्शन है, तो दैट मीन्स जब वो आपके एंड ऑफ फाइल पर पहुंच जाएगा पॉइंटर तब ये एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। और ऑप्शन डी मुझे क्या कह रहा है, व्हेन द फाइल पॉइंटर हैज रीच्ड द एंड ऑफ द फाइल, तो जब हमारा फाइल पॉइंटर फाइल के एंड पर आ जाएगा डेटा को रीड करते करते, तो उस टाइम पर आपकी यूएफ एरर एक्सेप्शन जनरेट होगी। एक्सेप्शन जनरेट होगी तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कहता है द सेलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विद डैश क्लॉज इज यूज्ड फॉर पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग के लिए मेरे पास कौन सा ऑपरेटर है, लाइक ऑपरेटर। डैश इज अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स। फाइल ट्रांसफर करनी है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है हमारे पास, एफटीपी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी इवैल्यूएटेड टू इन पाइथन। अब देखो इसमें आपने लास्ट वीडियो में भी कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि बोर्ड मास रूल, सी बोर्ड मास रूल आपने अप्लाई नहीं करना, अपने पाइथन के जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है दैट वी हैव टू अप्लाई इट हियर। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर की। तो अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 2, फिर एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 3, अगेन एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 2 प्लस 15 फ्लोर डिवीजन 3, राइट। अब एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर जो है ना मेरे पास यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, तो दैट मीन्स हमें उसकी एसोसिएटिविटी चेक करनी है। एसोसिएटिविटी मीन्स लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे या राइट टू लेफ्ट। हमारे पास पाइथन में जितने ऑपरेटर्स हैं ना सबकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, इन केस अगर प्रेसिडेंस सेम है, बट एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर के राइट टू लेफ्ट है। तो दैट मीन्स मैं पहले 2 रेज़ टू पावर 3 नहीं कैलकुलेट करूंगी, मैं पहले 3 रेज़ टू द पावर 2 कैलकुलेट करूंगी। तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया 2 डबल स्टार 3 रेज़ टू द पावर 2 विल बी 9 प्लस 15 फ्लोर डिवीजन 3। तो यहाँ पर अब मुझे कैलकुलेट करना है 2 रेज़ टू द पावर 9, तो इट विल बी 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 to the 128 128 to the 256 256 into 2 512। so that means 2 raised to power 9 will be 512 plus 15 floor division 3। अब प्लस और फ्लोर डिवीजन, अब प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है मेरे पास, फ्लोर डिवीजन की। तो 512 सॉरी नॉट प्लस, दिस इज 1 512 प्लस 15 फ्लोर डिवीजन 3, तो 15 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 3। तो अब मेरे को जो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है वो मुझे क्या देता है, क्वेश्चन 3 5 15, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया बट रिमाइंडर नहीं चाहिए, दैट इज 5। तो 512 प्लस 5 इज 517। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑप्शन बी, दैट इज 517। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द इनवैलिड एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनवैलिड एग्रीगेट फंक्शन बताना है। तो मेरे पास जो एग्रीगेट फंक्शंस है ना दैट इज सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ठीक है, काउंट स्टार। तो यहाँ पर सम, मैक्स, मिन, ऐड। तो ऐड करने के लिए मेरे पास ऐड फंक्शन नहीं है, सम फंक्शन है, ठीक है, एसक्यूएल में। तो दैट मीन्स जो इनवैलिड है दैट इज ऑप्शन डी, ऐड। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई द इनवैलिड मेथड टू गेट द डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट से डेटा को लेने के लिए मेरे पास 3 फेच फंक्शंस है, फेच 1, फेच मैनी, फेच ऑल। अब देखते हैं कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू इन्होंने कॉल किया फेच 1, फेच ऑल, फेच मैनी। फेच नाउ नेम से मेरे पास कोई भी फंक्शन नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन एच पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 and 18। दीज आर योर assertion and reasoning based questions। मार्क द करेक्ट चॉइस एज बोथ, ये आपको ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो हम पहले 17th क्वेश्चन देखते हैं। assertion स्टेटमेंट मुझे क्या कहता है, global keyword is used inside a function to enable the function alter the value of a global variable। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो हम फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल लिखते हैं दैट मीन्स अब हमारा फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकता है। रीजन क्या कह रहा है, अ ग्लोबल वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय अ फंक्शन विदाउट द यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। सी ऐसा नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल को मैं विद इन द प्रोग्राम कहीं पर भी एक्सेस यूज कर सकती हूँ, ठीक है। और ये तो हम ग्लोबल कीवर्ड का लिखना जरूरी नहीं है, अगर मेरे पास मैं डायरेक्टली ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रही हूँ उस नेम से सेम वेरिएबल मेरे पास लोकल स्कोप में नहीं है, ठीक है, हम उसकी वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस तो मैं कर सकती हूँ, चेंज की बात के लिए मुझे ग्लोबल कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो रीजन फॉल्स, तो
correct answer is option C. Assertion is true, but the reason is false. Now next is question number 18. Question 18 मुझे क्या कहता है? With block clause is used to associate a file object to a file. Correct है? It is used so that end of the with block. It is used so that at the end of the with block the file resources is automatically closed. ठीक है, हम with स्टेटमेंट का यूज ही इसीलिए करते हैं कि हमें फाइल को एक्सप्लिसिटली क्लोज ना करना पड़े, प्लस जो भी एक्सेप्शंस जनरेट हो रही हैं उसको भी हैंडल कर ले, राइट? तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो इसी के साथ जो हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है. अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन बी. तो नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19. तो क्वेश्चन 19 जो है बेसिकली आपका एरर फाइंडिंग क्वेश्चन है. श्रद्धा रोट द कोड दैट प्रिंट्स द सम ऑफ नंबर्स को प्रिंट करा रहा है बिटवीन 1 और पर्टिकुलर नंबर तक टिल 10. तो शी कुड नॉट गेट द प्रॉपर आउटपुट. बट आप तो पाइथन एक्सपर्ट हैं, आपको इस कोड को करेक्ट करना है और एरर फाइंड आउट को करना है. ठीक है, तो यहाँ एक बार इसका कोड देख लेते हैं. श्रद्धा ने क्या लिखा है? आई को 1 से इनिशियलाइज किया, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, 1 to 10 तक करना है. सम की वैल्यू 0 सेट कर दी, फॉर लूप लगाया, सम में वैल्यूज को ऐड कर दिया और प्रिंट करा दिया. व्हाट इज द एरर यू हैव आइडेंटिफाइड इन दिस कोड? यहाँ पर जो एरर है ना, जो आई वेरिएबल है इसकी वैल्यू 1 तो असाइन कर दी, कंडीशन भी चेक कर दिया, बट कहीं पर भी वो वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, राइट? जैसे हम लोग लिखते हैं ना आई प्लस इक्वल्स टू 1, उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं, ये चीज यहाँ पर मिसिंग है. तो रीराइट द कोड बाय अंडरलाइनिंग द करेक्शंस. तो यहाँ पर हमारा जो मिसिंग स्टेटमेंट है दैट इज दिस स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन 20 ये मुझे कहता है राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी. देखो हमारे जो स्टार टोपोलॉजी उसमें एक मेन सर्वर होता है, उसी से बाकी सारे सिस्टम्स कनेक्ट रहते हैं. इन केस अगर मेरा सर्वर जो मेन सेंट्रल सर्वर है वही करप्ट हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क वहीं पर मेरा स्टॉप हो जाएगा. वेरएज अगर कोई इंडिविजुअल सिस्टम करप्ट हो जाता है, उसमें कोई फॉल्ट आती है, तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क नहीं इफेक्ट होने वाला है. और अगर हम बात करें बस टोपोलॉजी की, तो बस टोपोलॉजी में आपकी एक सेंट्रल वायर होती है. दिस इज द बैकबोन ऑफ बस टोपोलॉजी, बिकॉज सारा का सारा जो डेटा ट्रांसफर है वो इसी के थ्रू होता है, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास सेंडर और रिसीवर इस फॉर्म में होते हैं सिस्टम. तो क्या होगा अगर ये बैकबोन वाली जो ये केबल है, लॉन्ग वायर, अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क करप्ट हो जाएगा. वेरएज अगर इंडिविजुअल सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आता है तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क स्टॉप नहीं होगा. तो ये आप अपना ऐसे डिफरेंसेस लिख सकते हैं. इन बस टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ कॉमन बैकबोन वायर. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बस. और ऑल द डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बस. नाउ सपोज करो इस सिस्टम ने इसको डेटा ट्रांसफर करना है, तो यहाँ से इसके पास जाएगा इस केबल के थ्रू. ठीक है, यहाँ पर पहुंचेगा, ये देखेगा किस उसके लिए है या नहीं है, नहीं है तो वापस भेज देगा. अब इसको कैसे पता लगेगा? उस पर मैसेज पर डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन होता है कि जिस सिस्टम के लिए होगा वो अपना एड्रेस देखेगा और वो डेटा उसके पास पहुंच जाएगा. स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड. ऐसे एक सेंट्रल नोड होती है, बाकी सारे कंप्यूटर्स उससे आपस में कनेक्टेड रहते हैं. which is a networking device like a hub or switch. ये वाला आपका, right? Less easy to find faults in the network. इसमें आपका easy to find और fault को rectify करना easy हो जाता है. और easy to इसमें installation easy है, कोई भी एक system add करना add कर दिया, right? Whereas जो इसमें आपकी जो cost of wire है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है. तो इस अकॉर्डिंग इसके अलावा भी मैंने आपको बाकी पॉइंट्स बताए हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो. Now next is differentiate between web browser and web server. देखो वेब ब्राउजर आपका क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू मैं अपना वेबसाइट्स को विजिट कर सकती हूँ. इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट रन्स द वेबसाइट. और एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो वेब ब्राउजर में आपका गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज. ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं वेब ब्राउजर के. वेब सर्वर आपका क्या होता है? एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम ही होता है. उसकी कॉन्फ़िगरेशन काफी हाई रहती है, राइट? उसकी स्पीड फास्ट होगी, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी, रैम ज्यादा होगी. और क्लाइंट को कुछ भी सर्च करना हो, रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? सर्वर के पास. तो सर्वर उसको रिस्पॉन्ड रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा.
और इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वेब सर्वर ने रिक्वेस्ट सेंड करी, सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया, ये सारा जो कम्युनिकेशन है एक प्रोटोकॉल की हेल्प से होता है, उस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट रन्स वेबसाइट्स। इसमें काफी सारे वेब पेजेस स्टोर रहते हैं, जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको अपना डेटा सर्वर में सर्च करके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर देता है, और जिनके बीच में कम्युनिकेशन होता है प्रोटोकॉल की हेल्प से होता है, दैट इज HTTP। और वेब ब्राउजर के एग्जांपल इसमें दे रखे हैं, गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एज हो गया, ठीक है, एप्पल सफारी हो गया, ये सारे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 मुझे क्या कहता है, राइट द आउटपुट ऑफ द कोड स्निपेट। अभी आपको कोड गिवन है और इसका आपको आउटपुट लिखना है, राइट। तो टेक्स्ट मुझे एक स्ट्रिंग गिवन है, टाइम विल इट कम बैक, राइट, और txt डॉट फाइंड कोमा। अब मेरे पास देखो फाइंड फंक्शन क्या काम करता है, फाइंड फंक्शन में हम एक कैरेक्टर लिखते हैं, मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न करके देता है, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कोमा, तो कोमा का इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4, तो ये मुझे x में वैल्यू क्या दे देगा, 4। और वहीं अगर हम बात करें, अगर मैं इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर लिख दूं जो इसमें हो ही ना स्ट्रिंग में, तो ये मुझे -1 रिटर्न करके देता है, ठीक है। और ये फाइंड फंक्शन दूसरी बार क्या फाइंड आउट कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क हम देखते हैं कौन से इंडेक्स पर है, 0 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखो जहां तक मेरे को लग रहा था, आई थिंक इसका इंडेक्स 23 है, बट फिर भी गलत आएगा तो चेक कर लेंगे। उसके बाद प्रिंट फंक्शन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, txt x प्लस 2 कॉलन 5, राइट। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, x की वैल्यू मेरे पास आई है 4 प्लस 2 कॉलन 5 की वैल्यू है 23, राइट। आई होप हमने करेक्ट इंडेक्स लिखा हो। txt 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 कॉलन 23। अब ये मेरा स्लाइसिंग ऑपरेशन बन गया सॉल्व करके, तो दैट मीन्स मैं 6th इंडेक्स से स्टार्ट करूंगी और 22 इंडेक्स तक मैं लिखूंगी। देखो 23 इंडेक्स पर मुझे पता है क्या आया था, क्वेश्चन मार्क, स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, उससे कम तक चलेगा, तो दैट मीन्स प्रिंट तो ये कहाँ करेगा, k तक। और स्टार्ट कहाँ से करना है, 6th इंडेक्स से। तो 4th इंडेक्स पर मेरा कोमा आया था, 5 और 6, 5 पर स्पेस है, ठीक है। तो 6th इंडेक्स पर दैट मीन्स w से लेकर के k तक प्रिंट कर देगा, विल इट कम बैक, राइट। Now next is B part of this question. The score of a student in a test is stored as a Python tuple. एक टेस्ट हुआ, आप लोगों का भी टेस्ट होता है, तो हमने उसको एक Python tuple के फॉर्म में स्टोर करा के रख लिया। The test had 3 questions थे टेस्ट में, with some questions के कुछ पार्ट्स भी थे, तो दैट मीन्स टपल के 3 एलिमेंट्स होंगे। और उसके बाद फर्दर सब पार्ट्स हैं, तो दैट मीन्स नेस्टेड टपल की बात हो रही है। गिव द आउटपुट ऑफ द कोड स्निपेट। ये स्कोर नेम से टपल दे रखा है, स्कोर 2 2। अब देखो ये आपका हो गया 0 इंडेक्स पर, ये टपल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हुआ, ये आपका हो गया 1 इंडेक्स पर, और ये हमारा हो गया 2 इंडेक्स पर, राइट। अब मुझे क्या लिखना है, स्कोर 2 2, तो दैट मीन्स सेकेंड इंडेक्स के सेकेंड पर, तो ये हमारा सेकेंड इंडेक्स पर है। इसमें मैं फर्दर इंडेक्सिंग करूं तो 4 मेरा 0 इंडेक्स पर है, ये 3 मेरा 1 इंडेक्स पर है, ये मेरा 2 इंडेक्स पर है, तो दैट मीन्स 1 3 एंड 2, और किसकी फॉर्म में आएगा, ध्यान रखना, टपल की फॉर्म में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। ये मुझे कहता है, व्हाट इज अ नॉट नल कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल, गिव एग्जांपल टू इलस्ट्रेट। नॉट नल कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट मींस इसमें आपकी नल वैल्यूज एक्सेप्ट वो नहीं करेगा। तो अ नॉट नल कंस्ट्रेंट इज अ रिस्ट्रिक्शन that does not allow a column to be left blank. That means मैं उसमें अपना कॉलम की कोई भी वैल्यू को ब्लैंक नहीं छोड़ सकती, और इन अदर वर्ड्स इट मेक्स द फील्ड अ मैंडेटरी वन, कि वैल्यू फिल करनी ही करनी है, मैं उसको नल या फिर ब्लैंक एम्प्टी नहीं छोड़ सकती। अब हमें ये देते कैसे हैं कि सपोज पी नेम से कोई कॉलम है और उसको मुझे नॉट नल कंस्ट्रेंट देनी है, तो पी नेम varchar नॉट नल, इसमें स्पेस आएगा, ठीक है। तो हमें इसको कैसे लिखना है, नॉट और ये नल कंस्ट्रेंट, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। तो SMTP की जो फुल फॉर्म है दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर एंड देन प्रोटोकॉल, राइट। और वहीं अगर हम बात करें URL की, तो URL की फुल फॉर्म है मेरे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स एंड देन लोकेटर,
राइट। नेक्स्ट है मेरे पास डी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल्स। देखो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर सॉकेट लेयर जो बन जाती है। जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं यहाँ या फिर जहाँ पर मेरा जो पेज बहुत सिक्योर होता है वहां पर आपका HTTPS लिखा हुआ रहता है, राइट। अदरवाइज जो आपका HTTP प्रोटोकॉल अभी हमने पढ़ा, वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन करना हो तो कौन सा प्रोटोकॉल होगा वहां पर यूज मेरा HTTP। इट इज यूज टू ट्रांसमिट वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट, और यहाँ पर हमारा एंक्रिप्शन नहीं होता, तो दैट मीन्स हमारा जो पेज है वो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है। वहीं अगर हम बात करें HTTPS की तो वहां पर जो मेरा डेटा है वो अनक्रिप्टेड होता है और वो हमारी वेबसाइट सिक्योर रहती है, सिक्योर कनेक्शन होता है। नेक्स्ट है मेरे पास प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड गिवन बिलो। ये आपको पाइथन का कोड गिवन है, राइट, और मुझे क्या करना है, इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है। तो देखो वेल इक्वल्स टू 50, दिस इज माय ग्लोबल वेरिएबल। फंक्शन को डिफाइन किया, डिस्प्ले फंक्शन को n एक आर्ग्यूमेंट है। ग्लोबल वैल्यू, देखो जहां पर भी ग्लोबल कीवर्ड लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर, व्हाट डज दिस मीन कि ये फंक्शन इस ग्लोबल वाली वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, प्लस ये फंक्शन जो भी इस ग्लोबल वेरिएबल में चेंजेस करेगा वो यहाँ पर ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट होंगे, मींस जो भी चेंजेस करेगा वो ग्लोबल वेरिएबल में होंगे। तो अब यहाँ पर इसने ग्लोबल वैल्यू लिख दिया, तो दैट मीन्स मेरा डिस्प्ले फंक्शन उस ग्लोबल वाले जो वेरिएबल है वैल्यू उसको एक्सेस कर रहा है, और जो भी ये फंक्शन वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू देगा वो यहाँ पर आपका आउटसाइड द फंक्शन उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू को इसने 25 लिख दिया, इफ और एल्स लगाया है इसने। अब देखो ये स्टेटमेंट ना आपका फंक्शन का पार्ट नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ से मेरा आउटपुट स्टार्ट हो रहा है। प्रिंट मुझे क्या कराना है, वैल्यू, वैल्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास 50, तो यहाँ पर एक मैंने आउटपुट लिख दिया अपना 50। फिर है एंड इक्वल्स टू हैश, तो दैट मीन्स नेक्स्ट वैल्यू हैश, और इसी के आगे प्रिंट होगी, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं होगी। अब मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है और 20 वैल्यू पास की है। ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यू क्या पास की 20, तो दैट मीन्स यहाँ से मेरे पास n में वैल्यू कितनी आ गई 20, ग्लोबल वैल्यू लिखा। अब वैल्यू में क्या आ गया मेरे पास 25, तो दैट मीन्स ये वैल्यू की वैल्यू अब क्या हो गई 25। इफ n मॉड्यूलस 7, n की वैल्यू क्या है 20, 20 मॉड्यूलस 7 क्या 0 के इक्वल है। अब ये कंडीशन मेरे पास क्या है फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट मुझे क्या कहते हैं, वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू माइनस n, तो जो आपका वैल्यू वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू माइनस n, उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 25 माइनस n, n की वैल्यू है मेरे पास 20, तो 25 माइनस 20 इज 5। तो वैल्यू की वैल्यू अब चेंज होकर के मेरे पास क्या हो गई है 5। फंक्शन से बाहर आएंगे, अब मुझे प्रिंट करानी है। देखो वैल्यू जो चेंजेस हुए किसने करे, फंक्शन ने, बट ये आउटसाइड द फंक्शन भी रिफ्लेक्ट होंगे। रीजन दिस स्टेटमेंट, इसने यहाँ पर क्या लिख दिया ग्लोबल वैल्यू, तो जो आंसर आएगा दैट इज 50 हैश एंड देन 5। नाउ नेक्स्ट इज प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड गिवन बिलो। ये हमारे को पाइथन कोड गिवन है, एल एक एम्प्टी लिस्ट है फॉर आई इन रेंज 4, तो दैट मीन्स आई की वैल्यू हो गई है मेरे पास 0 1 2 और 3। एल डॉट अपेंड 2 इंटू आई प्लस 1, और फिर कॉलन कॉलन -1 है, तो दैट मीन्स मैं उसको रिवर्स करके लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर आई की वैल्यू पहले क्या होगी 0, तो आपकी जो स्टेटमेंट है ना 2 इंटू आई प्लस 1, तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तो 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 इज 1। यहाँ पर हम अपनी एल लिस्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू है मेरे पास 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5। नेक्स्ट टाइम है आई की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7। ये लिस्ट आ गई। अब कॉलन कॉलन -1 रिवर्स करके लिख दो, रिवर्स करके लिखेंगे तो 7 5 3 और 1 इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 मुझे कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट कमांड इन एसक्यूएल विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल। तो डिफरेंस में आप लिखोगे ड्रॉप इज योर डीडीएल कमांड एंड डिलीट इज योर डीएमएल कमांड। जब हम ड्रॉप कमांड लगा रहे हैं तो टेबल का स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है, डिलीट कमांड से टेबल की वैल्यूज पर इफेक्ट पड़ रहा है, राइट।
और डिलीट कमांड के साथ अगर मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगी तो आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहेगा, बट सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। मेरा जो आपकी ड्रॉप कमांड है वो टेबल के स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल आप सिंटेक्स लिख सकते हो, ड्रॉप टेबल टेबल नेम और डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशन एंड देन सेमीकोलन। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज इन एसक्यूएल, गिव एग्जांपल। तो ऑर्डर बाय क्लॉज आपका क्यों यूज होता है? अगर मुझे अपने रिकॉर्ड्स को अरेंज करना हो, जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो मुझे किसी सिस्टमेटिक ऑर्डर में चाहिए, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम क्या यूज करते हैं? ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय के लिए बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में होता है, या तो बाय डिफॉल्ट लिखो चाहे ना लिखो ASC, अदरवाइज अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो DESC मुझे वहां पर लिखना पड़ेगा, राइट। सो इसी के साथ जो हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन सी। So now let's discuss question number 26. क्वेश्चन नंबर 26 हमें कहता है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर नेम से मुझे टेबल गिवन है and which stores the name of items sold on a day and give the output of the query that follows, right? तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कट किया, बट इसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सेलेक्ट आइटम कोमा काउंट स्टार फ्रॉम सेल ऑर्डर ग्रुप बाय आइटम हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। अब मुझे ये आपका आइटम कॉलम है, काउंट स्टार कि वो कितनी बार आ रहा है, ठीक है। फ्रॉम सेल ऑर्डर टेबल का नेम गिवन है, ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है? आइटम के अकॉर्डिंग। तो जहां तक मुझे लग रहा है दिस इज राइस, और फिर होगा आपका शुगर आई थिंक, और फिर होगा कॉफी, राइट, और लास्ट वाला होगा आई थिंक टी। ग्रुपिंग हो गई आइटम वाइज। अब मुझे काउंट करना है, राइस कितने टाइम्स आ रहा है? 2। दिस ऑल्सो राइस आ रहा है मेरे पास 3 टाइम्स, और शुगर 1 टाइम, कॉफी 2 टाइम्स और टी 1 टाइम। अब क्या कहते हैं? हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। तो जहां पर काउंट स्टार की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो दैट मीन्स राइस 3 एंड कॉफी 2, राइट। नेक्स्ट इज राइट द आउटपुट ऑफ द क्वेरीज A to D। आपको क्वेरी गिवन है, आपको उनका आउटपुट लिखना है, और टेबल कौन सी गिवन है? बुक। ये उसकी टेबल है, वैल्यूज है। अब मुझे कहता है सेलेक्ट पब्लिशर कोमा प्राइस फ्रॉम बुक वेयर क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो दैट मीन्स जहां पर क्वांटिटी या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, किसके? 10 के। उसका मुझे क्या लिखना है? पब्लिशर और प्राइस। तो यहाँ पर क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, 2 वैल्यूज है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने पब्लिशर ट्रिपल 750, ट्रिपल 700, सॉरी ट्रिपल नहीं, ये नहीं, EPB 250, दिस और दिस, राइट। तो अब हम आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट में वो कहता है सेलेक्ट बुक नेम, ये आपका बुक नेम है, टाइप फ्रॉम बुक वेयर बुक नेम लाइक T%। T% मीन्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा हो? T से आगे कुछ भी आए, तो वो भी आपके 2 ही रिकॉर्ड्स हैं, द टीयर्स, और टाइप हो गया फिक्शन, थंडरबोल्ट्स, और इसका टाइप हो गया फिक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज C पार्ट। सेलेक्ट सम ऑफ प्राइस फ्रॉम बुक वेयर पब्लिशर इन EPB TMH। तो पब्लिशर EPB और ये आपका TMH, 3 हो गए। अब इनका प्राइस मुझे क्या करना है? सम करना है। इन तीनों का प्राइस सम कर दो, 5 और 2 7, तो 3 और 3 6 और 2 8। सम ऑफ प्राइस फ्रॉम बुक वेयर पब्लिशर इन EPB और TMH, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्राइस आएगा दैट इज 250, 325 और 350। इट्स 925 आई थिंक, राइट। तो इसको आप यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा। हम अपना सम ऑफ प्राइस लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन क्या है? वेयर पब्लिशर, जहां पर पब्लिशर की वैल्यू क्या हो? या तो EPB हो या TMH हो। तो यहाँ पर EPB ये हो गई और एक ये हो गई, TMH ये हो गई। इनके प्राइस का आपको क्या करना है? टोटल करना है, राइट। ये टोटल मैंने गलत कर दिया, ये वाला करेक्ट है, 250, 325 और 350, राइट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेलेक्ट मिन ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम बुक वेयर प्राइस ग्रेटर देन 500। तो जहां जहां पर आपका प्राइस ग्रेटर देन 500 है, पहले तो हम वो चेक करेंगे। यहाँ पर 2 जगह पर मेरा प्राइस ग्रेटर देन 500 है,
फिर मुझे क्या करना है, उसकी मिनिमम क्वांटिटी बतानी है। ये दो क्वांटिटी है और यहाँ पर मिनिमम कौन सी है, 5। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। ये कहते हैं राइट अ पाइथन फंक्शन विच रीड्स अ टेक्स्ट फाइल poem.txt and prints the number of vowels in each line of that file separately। मीन्स हर एक लाइन में मेरे पास वॉवल्स कितने आ रहे हैं वो लिखने हैं आपने, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो poem.txt फाइल हमारे पास, ये आपका फाइल हैंडलिंग और दिस इज योर poem.txt। एक बार टेक्स्ट चेक कर लेते हैं, आई थिंक दिस इज द सेम, राइट। अब मुझे क्या करना है, हर एक लाइन में वॉवल्स बताने कि कितने आएंगे। तो उसके लिए हम अपना IDLE की एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, फिर हमने लिखा काउंट वॉवल्स, फंक्शन डिफाइन किया। सबसे पहला काम हम फाइल को ओपन करेंगे, फाइल का नेम लिखेंगे poem.txt और कौन से मोड में ओपन करोगे, रीड मोड में, राइट। अब मुझे क्या करना है, उसमें से लाइंस को रीड करना है। तो मैंने कोई भी एक वेरिएबल लिया, लाइंस इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइंस, रीड लाइंस फंक्शन लगाया और इस पर हमने फॉर लूप लगा दिया और इसको हम अभी सिर्फ प्रिंट करा करके देख रहे हैं कि लेट्स चेक कि हमारा डेटा सही से रीड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डेटा ये सही से रीड कर देगा फिर तो हम अपनी कंडीशन लगा देंगे हर एक लाइन में वॉवल्स को काउंट करने के लिए, फंक्शन कॉल की ब्रैकेट्स। अब हम इसको सेव कर देते हैं, सपोज हमने इसको नेम दे दिया 11। चलो अब ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको ये एक्स्ट्रा बैकस्लैश नहीं चाहिए हो तो हम यहाँ पर एंड आर्ग्यूमेंट में एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। डन। अब मुझे क्या करना है, हर एक लाइन में से वॉवल बताना है। अब देखो वो वॉवल हो सकता है कैपिटल हो या स्मॉल हो, यहाँ पर तो वैसे बस कैपिटल में ये दो टी ही है, बट हो सकता है हमारा फर्स्ट अल्फाबेट भी कैपिटल हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस आई वेरिएबल में एक लाइन आ गई आपकी कंप्लीट, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब वो जो लाइन आई है आपकी, दिस लाइन, ये आपकी स्ट्रिंग की फॉर्म में है। तो अब इस आई पर मैं अपना फॉर लूप लगा रही हूँ। मैंने क्या लिखा, फॉर j in i, राइट। एक काम करते हैं, इसको वेरिएबल को हम लाइन कर देते हैं, चलो ऐसे ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, फॉर j in i। तो अब हमने क्या किया, इस j वेरिएबल में क्या आ रहा है, मेरे पास 1 by 1 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। इन i में आपकी क्या आ रही है, ये 1 by 1 लाइन्स आ रही हैं। अब मुझे क्या करना है, इफ ch डॉट लोअर, जो भी आपका कैरेक्टर आएगा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन AEIOU, ये आपके वोवल्स की लिस्ट दे दी। अगर वो है तो मैं उसको वोवल काउंट को एक इंक्रीमेंट कर देती हूँ और ऊपर उसको असाइन कर देते हैं 0 से। अब देखो असाइन में उसको कहाँ पर कर रही हूँ, इनसाइड द फॉर लूप, फर्स्ट वाले फॉर लूप के अंदर। रीजन कि जैसे वो सेकेंड लाइन को रीड करे मेरे पास VC की वैल्यू फिर से 0 हो जाए, बिकॉज मुझे हर एक लाइन का सेपरेट बताना है, राइट। तो अब मैं इसको यहाँ पर इस VC की वैल्यू को प्रिंट करा देती हूँ और इसको हम इस तरीके से ब्लैंक छोड़, राइट। तो ये आपको नंबर ऑफ वोवल्स बता देगा हर एक लाइन। लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कि हमारा क्या आंसर आता है। तो आंसर आ रहा है मेरे पास 6769। इनका चेक कर लेते हैं जरा, हाँ 6769, ठीक है। हमने वोवल्स काउंट नहीं किए तो इसमें भी यही दिखा रहे हैं, हमारे भी यही आ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये करेक्ट ही होगा। अब हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट कोड पर, इसी का और पार्ट गिवन है और पार्ट कहता है राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट राइट्स द रिवर्स ऑफ ईच लाइन। हर एक लाइन का रिवर्स मुझे करना है, इनपुट डॉट टीएक्सटी से रीड करनी है और आउटपुट डॉट टीएक्सटी वाली फाइल में राइट कराना है, राइट। और इफ द कंटेंट ऑफ इनपुट डॉट टीएक्सटी, आपको कंटेंट गिवन है, तो ये भी बहुत सिंपल सा है। फंक्शन डिफाइन करो जहां से डेटा को रीड करना है। आई थिंक इनपुट डॉट टीएक्सटी है, इनपुट डॉट टीएक्सटी से हम डेटा रीड कर रहे हैं, आउटपुट डॉट टीएक्सटी में हम डेटा को राइट करा रहे हैं। सारी लाइंस रीड कर ले लिस्ट की फॉर्म में। इस सेल पर हमने अपना फॉर लूप लगाया। अब आई में मेरे पास एक लाइन आ गई, कॉलन कॉलन -1 से मैंने उसको क्या कर दिया, रिवर्स करा करके और अपनी ओ वाली फाइल में राइट करा दिया और एट द एंड हमने दोनों फाइल्स को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 मुझे कहता है राइट द आउटपुट्स ऑफ द एसक्यूएल क्वेरीज 1 to 3 बेस्ड ऑन द टेबल व्हीकल्स एंड ट्रेवल।
तो ये मुझे व्हीकल टेबल गिवन है और एक ये ट्रेवल टेबल गिवन है और इसके अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट बताना है। तो अब सेलेक्ट क्या करना है मुझे, वी कोड और काउंट स्टार एज नम ट्रिप्स, काउंट स्टार को एज नम ट्रिप्स। तो कॉलम का ध्यान रखना आंसर लिखते टाइम, फ्रॉम ट्रेवल ग्रुप बाय वी कोड। ये आपकी ट्रेवल वाली टेबल है और इसमें मुझे जो ग्रुपिंग करनी है दैट इज अकॉर्डिंग टू वी कोड कॉलम, ये वी कोड कॉलम है। तो वी कोड की अगर मैं बात करूं, V01, V02, V03, V04, V05 और अब काउंट करने, V01 है मेरा एक बार, V02 है मेरा 2 टाइम्स, V03 है 1 टाइम, 4 और 5 भी है 1 टाइम, राइट। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, वी कोड और यहाँ पर लिख दोगे आप नम ट्रिप्स, क्योंकि मेरे को यहाँ पर अलाइज करके इन्होंने दे दिया, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप इसी तरीके से इसका ये आंसर लिखोगे, राइट। अब हम आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पर। तो इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो कहता है सेलेक्ट सी नेम कोमा ट्रेवल डॉट वी कोड। तो अब हम अगर बात करें सी नेम और ट्रेवल डॉट वी कोड, ये सी नेम हो गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो मुझे डिस्प्ले कराना है, सी नेम ट्रेवल डॉट वी कोड। ये ट्रेवल वाली टेबल में से वी कोड हमने लिख लिया यहाँ पर कॉलम का नेम, कोमा व्हीकल टाइप। तो व्हीकल टाइप ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, सॉरी टेबल में, एक ये कॉलम हो गया व्हीकल टाइप, ये दो डिस्प्ले कराने हैं, फ्रॉम दोनों टेबल्स का नेम लिख दिया, वेयर व्हीकल डॉट वी कोड इक्वल्स टू ट्रेवल डॉट वी कोड। यहाँ से हमें इक्वालिटी की कंडीशन चेक करनी है, एंड में वो कंडीशन दे रहा है एंड एनओपी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। तो एनओपी का कॉलम ये है जहां पर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 हो, तो ये वाली 4 है जहां पर वैल्यूज ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 30 है। अब मुझे वी कोड में इक्वालिटी भी चेक करनी है, राइट। तो पहले हम कोड पिक कर लेते हैं V01। V01 के करस्पॉन्डिंग सी नेम क्या है, V01 के करस्पॉन्डिंग अरुण। तो यहाँ पर एक तो हमारा क्या आ जाएगा अरुण, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे वी कोड लिखना है V01 और क्या लिखना है, व्हीकल टाइप इज वोल्वो बस, राइट। अब नेक्स्ट मैं पिक करूंगी V03। V03 के करस्पॉन्डिंग हमारा जो सी नेम है दैट इज बालाजी, तो यहाँ पर हमने लिख लिया बालाजी। और V03 के करस्पॉन्डिंग हमारा जो व्हीकल टाइप है दैट इज ऑर्डिनरी बस। फिर हम आ जाएंगे V02 पर। V02 पर है जो हमारा सी नेम है विग्नेश, वी कोड V02 और व्हीकल टाइप जो है V02 का दैट इज AC डिलक्स और ये बस। सेकंड भी जो हमारा है दैट इज वी कोड V02, इसके करस्पॉन्डिंग जो सी नेम है दैट इज सिल्वा V02 और व्हीकल टाइप में आपका फिर से यही आ जाएगा AC डिलक्स बस, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सेलेक्ट मैक्स ट्रैवल डेट मिन ट्रैवल डेट फ्रॉम ट्रैवल। तो यहाँ पर आपका ये ट्रैवल वाली टेबल है, अब इसमें आपको मैक्स ट्रैवल डेट और मिन ट्रैवल डेट बताना है, राइट। तो उसके लिए आपका जो डेट का फॉर्मेट है दैट इज ईयर मंथ और डेट, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगी, लेट्स सपोज हम पहले मैक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। मैक्स के लिए मैं देखूंगी यहाँ पर ईयर को चेक करोगे, 2015 वाले तो होंगे नहीं, 2016 वाले मेरे पास ये 4 हैं, राइट। तो यहाँ पर 2016, 16, 16, 16 ईयर सेम है। अब आ जाओगे मंथ पर, मंथ में मेरे पास ये 6 वाला मैक्सिमम हो गया, ये 4 है, ये 1 है, ये 4 है। तो मैक्स डेट में तो आप क्या लिख दोगे 2016, 06 और 21। वहीं अगर हम बात करें मिन डेट की, तो मिन डेट के लिए आप क्या चेक करोगे, पहले ईयर चेक करोगे, 2015 सेम हो गया, ये 12 है, ये 2 है, तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा 2015, 2 और 10। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन इसी का फोर्थ पार्ट, सेलेक्ट व्हीकल टाइप फ्रॉम व्हीकल वेयर व्हीकल टाइप लाइक परसेंट बस, कि जो व्हीकल टाइप आपका बस से एंड हो रहा हो। एक आ जाएगा आपका वोल्वो बस, AC डिलक्स बस और ऑर्डिनरी बस, ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी।
नेक्स्ट है आपका राइट द कमांड टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल ट्रेवल। अब अगर मुझे ट्रेवल टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो वहां पर मेरे को DESC कमांड होती है, डिस्क्राइब, और टेबल का नेम क्या लिख दोगे, ट्रेवल सेमीकोलन, या फिर आप लिख सकते हो कंप्लीट डिस्क्राइब, DESCRIB, और फिर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, अपनी टेबल का नेम, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 मुझे कहता है राइट अ फंक्शन सम क्यूब, और एक लिस्ट आप पास कर रहे हो टू टेस्ट इफ एन एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट L इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स डिजिट। मीन्स कि आपने ये डिजिट पिक करी, लिस्ट में से एक एलिमेंट उठाया, इसकी डिजिट्स का क्या करोगे, क्यूब का सम, मतलब 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, जो आंसर आएगा उसको सम करोगे। अगर वो उसी डिजिट के इक्वल आ जाता है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नहीं है, राइट। अब जैसे सपोज मैंने 153 नंबर पिक किया, 1 का क्यूब 1 प्लस 5 का क्यूब 125 प्लस 3 का क्यूब 27। अब इन तीनों को प्लस करो, 125 प्लस 1 126 और ये 27, तो 7 और 6 13, तो ये मेरे पास इनका क्यूब का सम 153 ओरिजिनल डिजिट के इक्वल आ गया। तो दैट मीन्स 153 आपका क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो अगर नहीं आता है तो फिर दैट मीन्स आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो आपको प्रिंट सच नंबर्स जो आपके आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं उनको आपने क्या करना है, प्रिंट कराना है, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया, सम ऑफ क्यूब नेम से एक फंक्शन डिफाइन किया, लिस्ट में आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक एक एलिमेंट को पिक करना है, तो मैंने वहां पर एक फॉर लूप लगा दिया अपनी लिस्ट पर। अब देखो मैं क्या करूंगी, आई में मेरे पास सबसे पहले क्या आया 67, तो टी में मेरे पास 67 इक्वल्स टू 0, कोई एक हम सम कर रहे हैं ना, तो वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हमने 0 से। अब यहाँ पर आपने लिखा वाइल टी, या फिर जब तक वो नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक मैं ये काम करूंगी। क्या काम करूंगी, अब देखो मुझे क्या करना है, इस नंबर में से ना डिजिट्स को सेपरेट करना है। तो डिजिट्स को सेपरेट करने के लिए लाइक मेरे को पहले 153 में से 3 का क्यूब चाहिए, फिर 5 का चाहिए, फिर 1 का चाहिए। तो अगर मैं अपने नंबर को 10 से मॉड्यूलस कर रही हूँ, 153 को 10 से मॉड्यूलस करोगे मेरे पास 3 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर मेरे पास 5 रिमाइंडर कब आएगा, जब मैं 15 को डिवाइड करूंगी 10 से, 5 आ जाएगा। फिर जब मैं 1 को करूंगी मॉड्यूलस 10 से, मेरे पास 1 आ जाएगा, 3 5 1 आ गए ना। तो दैट मीन्स ये कहाँ से आ रहे हैं, मॉड्यूलस करने से। तो मेरे पास एक एक डिजिट आ रही है रिमाइंडर के फॉर्म में, उसका मैंने क्या कर दिया, क्यूब करके ऐड कराना है। प्लस ये फ्लोर डिवीजन क्यों करोगे, 153 को मुझे 15 भी बनाना है, तो जब मैं उस 153 को 10 से डिवाइड करूंगी, क्वोशिएंट मेरे पास कितना आ जाएगा, 15। सिमिलरली 15 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1। तो यही लॉजिक इसमें आपका यूज हुआ है। तो यहाँ पर आप एंड में कंपेयर कर दोगे, इफ s डबल इक्वल्स टू आई, एस में मेरे पास क्या आ रहा है, सम ऑफ क्यूब उन डिजिट्स का, डबल इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो अगर वो इक्वल है तो आप उसको प्रिंट करा दो, दैट मीन्स वो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नहीं है, राइट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विक्रम हैज अ लिस्ट कंटेनिंग 10 इंटीजर्स हैं, you need to help him to create a program with separate user defined functions to perform the following operations based on this list। पुशनम नेम से फंक्शन डिफाइन करना है, ट्रेवर्स करने अपने लिस्ट के कंटेंट्स को, जो नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं उसको आपने स्टैक में पुश करना है, और पॉप नम फंक्शन डिफाइन करना है, डिस्प्ले कराना है कंटेंट के स्टैक को, स्टैक अंडरफ्लो अगर स्टैक एम्प्टी है तो सबसे पहले हमने पुशनम फंक्शन डिफाइन किया। नम जो लिस्ट है जिसमें मेरे पास वो 10 इंटीजर्स हैं, stk मैं एक लिस्ट ले रही हूँ जिसमें मैं अपेंड कराती चली जाऊंगी। तो फॉर आई इन नम, यहाँ पर मैंने इस वाले लिस्ट पर फॉर लूप लगाया, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो मैं अपना स्टैक में अपेंड करा रही हूँ, पुश करा रही हूँ। अदरवाइज जब तक वो लेंथ ऑफ स्टैक 0 नहीं है, मैं एलिमेंट्स को पॉप करा रही हूँ, और एंड में मैं क्या डिस्प्ले करा रही हूँ कि मेरा स्टैक जो है क्या है, वो एम्प्टी है। नेक्स्ट मुझे कहते हैं सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आई होप इसको आप कर लोगे। जो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर स्टैक वाले क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो इस स्पेशली इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पर एक डिटेल्ड वीडियो काफी सारे क्वेश्चंस करके वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, राइट। लास्ट ईयर हमने एक रॉक एंड बोर्ड सीरीज करी थी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। रॉक एंड बोर्ड सीरीज का एक डेटा स्ट्रक्चर के हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें आपको इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली मिल जाएंगे, तो डू चेक आउट दैट वीडियो। इसी के साथ हमारा जो सेक्शन सी है दैट इज कंप्लीटेड नाउ। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन डी।
नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन डी पर। अब हम आ चुके हैं, टोटल 5 सेक्शंस आर देयर। तो क्वेश्चन 31 कहता है यूनिवर्सिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस in Allahabad is setting up the network between its different wings. There are 4 wings named as science, journalism, arts and humanities. ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे मेंशन नेम्स मेंशन है, विंग ए, एस, जे एंड एच, और आपको डिस्टेंस गिवन है वेरियस बिल्डिंग्स में, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी गिवन है हर एक विंग में। Suggest the suitable topology and draw the cable layout to efficiently connect various blocks or wing of network. अब इसमें काफी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत रहती है कि हम स्टार टोपोलॉजी के थ्रू करें या फिर बस टोपोलॉजी के थ्रू, मींस मिनिमम डिस्टेंस देखें, वो अपना 80-20 वाला रूल फॉलो करें। तो यहाँ पर अगर आपको डाउट है तो आप स्टार टोपोलॉजी बना सकते हो। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, लाइक नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो मैक्सिमम है वो किस विंग में है, विंग ए में। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी के थ्रू, अगर हम इसको क्वेश्चन को करें तो राइट, तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपके जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है मैक्सिमम विंग ए में है, तो दैट मीन्स विंग ए को हम क्या बना देंगे, हमारा सर्वर। तो विंग ए के साथ हम एस, जे और एच, एस, जे और एच इनको कनेक्ट कर देंगे। तो विंग ए टू एस डिस्टेंस कितना है आपका 100 मीटर, और ए टू जे है आपका 200 मीटर, और ए टू एच है आपका 400 मीटर, राइट। तो इससे हमारी जो टोटल केबल लेंथ है वो कितनी यूज हो गई, 400 प्लस 100 500 प्लस 200 7 मीटर्स। और सेकंड मेथड है बाय यूजिंग बस टोपोलॉजी। तो हम देखते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ वायर्स है वो किसमें कम यूज हो रही है, नंबर ऑफ वायर्स नहीं सॉरी, लेंथ ऑफ वायर किसमें कम यूज हो रही है। बस टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, या फिर आप जिसको कह सकते हो आपका 80-20 रूल, इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। अब नंबर ऑफ बिल्डिंग्स कितनी है मेरे पास 4, n बिल्डिंग्स के लिए हम लोग n-1 वायर्स को यूज करेंगे, राइट। तो 4 बिल्डिंग्स के लिए 4-1 3 वायर्स को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस देख लें ए, एस, जे और एच, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है दैट इज आई थिंक 100 मीटर फ्रॉम विंग ए टू विंग एस। और इसमें मुझे एक चीज का और ध्यान रखना, क्लोज्ड लूप नहीं बनना चाहिए, वो भी हमें देखते हैं कैसे। 100 मीटर हो गया, फिर आता है विंग एस टू विंग एच 100 मीटर, राइट। अब मैंने नेक्स्ट डिस्टेंस नहीं देखा है अभी, बट इन केस अगर ए टू एच का नेक्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ तो ये क्लोज्ड लूप बन जाएगा, फिगर क्लोज हो जाएगी, तो हम उसको कंसीडर ना करके नेक्स्ट वाले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है इसमें 200 मीटर विंग ए टू विंग जे, तो 100 प्लस 100 200 प्लस 200, तो इसमें जो मेरी वायर यूज होगी दैट इज 400 मीटर। तो वैसे तो जो एफिशिएंट मेथड है वो मेरा इसके अकॉर्डिंग कौन सा आ रहा है, बस टोपोलॉजी। तो सजेस्ट द सुटेबल टोपोलॉजी एंड ड्रॉ द केबल लेआउट एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स। इसमें इन्होंने क्या किया है, स्टार टोपोलॉजी को बेस्ट लिखा है और कनेक्ट किससे करा है, विंग एस को सभी से कनेक्ट करा है, 100 100 और 300। सी इसको क्वेश्चन को करने के काफी सारे डिफरेंट मेथड्स रहते हैं, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम कंप्यूटर्स है वो 150 है, वो आपके विंग ए में है, तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज बेस्ट आपका ये है जहां पर आपकी 400 मीटर वायर यूज हो रही है। नेक्स्ट है वेयर शुड बी सर्वर हाउस्ड, और सर्वर आपका कहाँ लगेगा, विंग ए पर, एज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, 150 कंप्यूटर्स है। व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क लैन मैन और वैन विल बी फॉर्म, तो इसके लिए हम डिस्टेंस को देखेंगे। सी डिस्टेंस जो है काफी स्मॉल है, मीटर्स में है, तो यहाँ पर आपका जो लैन नेटवर्क है वो क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। सजेस्ट द फास्ट और एफिशिएंट वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया, ये आपको पता है हमारा कौन सा होगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये पार्ट कहता है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इन द नेटवर्क। हब और स्विच हम लोग कहाँ पर रखेंगे, विद इन ईच ब्लॉक और विद इन ऑल बिल्डिंग्स, ऑल विंग्स में रखेंगे। रिपीटर्स हम कहाँ पर रखेंगे, जहां पर डिस्टेंस ऑन एन एवरेज 70 to 100 मीटर रेंज से ज्यादा हो। अब काफी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि हम कहीं जगह हमने पढ़ा डिस्टेंस रिपीटर्स के लिए 70 मीटर गिवन है, कहीं पर 100 मीटर गिवन है, राइट। तो आप चाहो तो एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो जो इसमें मेंशन है, अदरवाइज ऑन एन एवरेज आप ले सकते हो 100 मीटर, 70 to 100 मीटर से ज्यादा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सारे 100 मीटर से ज्यादा है, तो मुझे विंग ए टू जे के बीच में भी रिपीटर चाहिए। ए टू एस को अगर आप चाहो तो सी 100 मीटर है,
एक ऑन एन एवरेज अगर आप 70 ले रहे हो तो यहाँ पर रिपीटर्स लगा सकते हो, अदरवाइज नो नीड, राइट। इसमें हम आंसर देख लेते हैं बिटवीन एस एंड जे ब्लॉक, और जहां पर जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 100 मीटर है, वहां पर इन्होंने प्लेस किया है। नेक्स्ट आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 32। दिस इज आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन का आउटपुट। अब यहाँ पर डिस्प्ले नेम से फंक्शन गिवन है और लायन किंग मुझे क्या गिवन है, स्ट्रिंग गिवन है। एम एक एम्प्टी स्ट्रिंग है यहाँ पर, तो मैं अपनी सबसे पहले स्ट्रिंग लिख लेती हूँ लायन, फिर स्पेस है और ये स्मॉल में क्या गिवन है, किंग। तो सबसे पहला काम इंडेक्सिंग करेंगे, 0 1 2 3, फोर्थ इंडेक्स पर हो गया स्पेस, 5 6 7 एंड देन 8, राइट। अब हम क्या करेंगे, एम मुझे क्या गिवन है, एम्प्टी स्ट्रिंग गिवन है फॉर आई इन रेंज, मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए लूप चलेगा। अब आई की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 0, तो str0, क्या जो मेरा str0 है वो डॉट इज अपर है, बिल्कुल है, ट्रू है। तो अगर वो इज अपर ट्रू है तो हम क्या करेंगे, m इक्वल्स टू, m में मेरे पास क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस str ऑफ i की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0, str0 पर क्या है मेरे पास l प्लस स्टार। तो एक तरीके से मेरे पास इस m वेरिएबल में फिलहाल क्या बन गया, l स्टार। तो मेरा जो आंसर है वो भी m वेरिएबल में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, l और ये स्टार। नेक्स्ट टाइम पर आपकी i की वैल्यू क्या होगी, 1, अगेन इज अपर कंडीशन ट्रू रहेगी, तो str1 पर क्या है मेरे पास i, और उस साथ में मैं क्या लिख दूंगी, स्टार। तो क्या आ गया मेरे पास, i स्टार। तो सेम आपका o स्टार और सेम आपका n स्टार, यहाँ तक तो चलेगा ही। अब 0 1 2 3 फोर्थ इंडेक्स पर मेरे पास क्या है, स्पेस, तो इज अपर कंडीशन फॉल्स, इज लोअर कंडीशन फॉल्स। तो हम चेक करेंगे क्या वहां पर स्पेस है, बिल्कुल है, तो मैं क्या लिख दूं, हैश। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, हैश। नेक्स्ट है मेरे पास के, इज अपर फॉल्स, इज लोअर ट्रू, वहां पर मैं क्या लिख रही हूँ, एट द रेट। तो लोअर वाले आपके के आई एन और ये जी, तो ये 4 आपके एट द रेट से रिप्लेस हो गए। और प्रिंट क्या कराना है, एम, तो एल स्टार, आई स्टार, ओ स्टार, एन स्टार, और फिर हैश वो स्पेस की जगह पर, और फिर 4 टाइम्स आपका क्या आ गया, एट द रेट का सिंबल, राइट। तो हम आ जाते हैं इसी के नेक्स्ट पर। द कोड गिवन बिलो इंसर्ट्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल। प्लेयर टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। पी नंबर, नेम, नंबर ऑफ गेम्स और ये गोल्स, ये आपको कॉलम्स के और उनकी डेटा टाइप गिवन है। नोट द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश द कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन और एसक्यूएल की। यूजर नेम रूट है, पासवर्ड स्पोर्ट, टेबल एग्जिस्ट कर रही है, डेटाबेस नेम फुटबॉल, और जो डिटेल्स हैं आर टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द यूजर। स्टेटमेंट 1 लिखना है टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट। अब देखो जब मुझे कर्सर ऑब्जेक्ट फॉर्म करना है तो यहाँ पर माई कर्सर इक्वल्स टू, विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने क्या करना है, कर्सर फंक्शन को कॉल करना है, राइट। थोड़ा सा राइटिंग के लिए माफी चाहते हैं, बिकॉज जब हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं ना तो हैंड की राइटिंग थोड़ी सी हमारी खराब हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने कर्सर फंक्शन को कॉल किया। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट इंसर्ट्स द रिकॉर्ड इन द टेबल प्लेयर। अब यहाँ पर यूजर से प्लेयर नंबर एंटर करा लिया, नेम एंटर करा लिया, गेम्स एंटर करा लिया, गोल्स एंटर करा लिया। अब मैं इसको इंसर्ट करा रही हूँ, मुझे क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कर्सर फंक्शन मींस जो हमने कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया है ये लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया माई कर्सर, उसके लिए मेरे पास है डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन, ये क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है। तो यहाँ पर क्वेरी की जो स्पेलिंग मुझे दिख रही है QUERRY, तो यही लिखनी है, राइट। और स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस। डेटाबेस में परमानेंटली रिकॉर्ड एंटर करने हैं, उसके लिए मेरे पास कमिट फंक्शन होता है, और कमिट फंक्शन को हम कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो con1 डॉट कमिट, ये आपका कमिट फंक्शन हो गया, राइट। अब हम आ जाते हैं हमारे इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट वाले और पार्ट पर। तो ये और पार्ट मुझे क्या कह रहा है, फंक्शन दे रखा है रेप्टोइंट, ये रेप्लिकेट स्ट्रिंग, और एक ये बेस मुझे 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, डेसिमल इक्वल्स टू 0। थोड़ी सी इंडेंटेशन को अगर मैं समझना चाहूँ तो ये 2 स्टेटमेंट्स आपके फंक्शन के अंदर हैं। ये आपका फॉर लूप का पार्ट होगा, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये हमने फंक्शन को कॉल किया, राइट।
तो यहाँ पर मैं वैल्यूज क्या पास कर रही हूँ 1000111, तो ये REP स्ट्रिंग में मेरे पास क्या आ जाएगा 10000 है, ये 1000011 और बेस में वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। तो यहाँ पर जो डेसिमल वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू हो गई 0। एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, लेंथ ऑफ रेप्लिकेट स्ट्रिंग, इसकी लेंथ 1 2 3 4 5 6। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो गई 6 -1, तो दैट मीन्स एक्सपोनेंट में मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 5। फॉर डिजिट इन रेप्लिकेट स्ट्रिंग, तो डिजिट में मेरे पास एक एक करके क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 1, राइट। तो डेसिमल में हम लोग क्या लिख रहे हैं, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। डेसिमल प्लस दैट मीन्स 0 प्लस इंट ऑफ डिजिट। अब इंट ऑफ डिजिट क्यों, डिजिट में मेरे पास क्या है 1, ठीक है, इसको कंप्लीट लिख देते हैं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। डिजिट ये हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में था, जब हमने पास किया तो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में, इस पर मैं फॉर लूप लगा रही हूँ तो मेरे पास 1 बाय 1 कैरेक्टर्स आएंगे, वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में आएंगे। यहाँ पर मैं प्लस कर रही हूँ तो मैंने उसको क्या करा, अपना इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। तो डेसिमल में मैंने क्या लिखा, डेसिमल दैट मीन्स 0 प्लस इंट ऑफ डिजिट। इंट ऑफ डिजिट इसको क्या कर देगा 1 स्टार बेस, बेस की वैल्यू मेरे पास है 2 डबल स्टार एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की वैल्यू मेरे पास अभी हाई है 5। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, 0 प्लस 0 तो वही आपका 0 ही रह गया, राइट, प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 विल बी 32, 32 इंटू 1 32 प्लस 0 32। तो यहाँ से डेसिमल की वैल्यू अब मेरे पास आ गई है 32। एक्सपोनेंट को मैंने क्या करना है -1, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू 5 ना होकर के अब क्या हो गई है मेरे पास 4। अब नेक्स्ट टाइम मेरे पास डिजिट में क्या आएगा 0, राइट। तो अब मैं जब इसको लिखूंगी यहाँ पर इस वाली स्टेटमेंट को, डेसिमल की वैल्यू आप क्या लिखोगे 32 प्लस इंट ऑफ डिजिट दैट मीन्स 0 इंटू बेस, बेस की वैल्यू है मेरे पास 2 डबल स्टार एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की वैल्यू है मेरे पास 4। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 32 प्लस ये तो आपका 2 रेज टू द पावर 4, 32 2 2 4 2 8 2 16, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका 16। तो 0 इंटू 16 0 और 32 प्लस 0 32। तो यहाँ से डेसिमल की वैल्यू तो मेरे पास 32 आई है और एक्सपोनेंट की वैल्यू अब मेरे पास 4 - 1 क्या हो गई है 3, राइट। तो दैट मीन्स दोबारा से सॉल्व होगा, अब दोबारा से इस वाले 0 के लिए सॉल्व होगा, ये सारा एज इट इज रहेगा, एक्सपोनेंट की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी 3, तो फिर भी वो 0 ही रहना है, राइट। एक्सपोनेंट की वैल्यू -1 कर दो 2 कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से आप इसको दोबारा से सॉल्व करोगे हर एक कैरेक्टर के लिए, तो एंड में आपका जो भी आंसर आएगा वो हम इसको लिख देंगे, राइट। बस आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 0 के लिए तो 0 ही आ रहा है, इस 1 और 1 के लिए आप और सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है डी पार्ट, कंसीडर अ टेबल प्रोडक्ट स्टोर इन द डेटाबेस इन्वेंट्री कंप्लीट। आपके एक टेबल का नेम है प्रोडक्ट, डेटाबेस का नेम है इन्वेंट्री। कंप्लीट द MySQL कनेक्टिविटी कोड टू डिलीट द प्रोडक्ट whose name is beginning with M, राइट। प्रोडक्ट टेबल में एट्रीब्यूट्स गिवन है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट, कर्सर ऑब्जेक्ट CRS, ये आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स MyDB डॉट, यहाँ से आप अपना कर्सर फंक्शन को कॉल करोगे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, द क्वेरी स्ट्रिंग टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन, तो दैट मीन्स मुझे क्या करना है डिलीट करना, अब आपको यहाँ पर क्वेरी लिखनी है। तो डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम आपको गिवन है प्रोडक्ट, वेयर और यहाँ पर क्या गिवन है, गया क्वेश्चन, डिलीट क्या करना है, whose name is beginning with M, तो जहां पर जो नेम है वो लाइक वेयर नेम लाइक M और ये परसेंट, राइट। तो अगर यहाँ पर सिंगल कोट्स लगा रहे हो तो यहाँ डबल कोट्स लगा देना। डन। स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, टू एग्जीक्यूट द क्वेरी, तो कर्सर ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम क्वेरी 2 लिख देंगे, राइट। ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये कहता है मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ
CSV फाइल। CSV फाइल के एडवांटेजेस आप लिख सकते हो, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, टेक्स्ट फाइल होती हैं और इसमें आपका काफी सारा डेटा हम लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में हो सकता है, राइट। ये सारे एडवांटेजेस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसको हम पाइथन पे ही करेंगे। राइट द फंक्शंस टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस ऑन CSV फाइल एंड कॉल द फंक्शंस अप्रोप्रिएटली। तो मेरे को एक न्यू गैजेट नेम से फंक्शन बनाना है। टू ऐड द डिटेल्स ऑफ न्यू गैजेट इन CSV फाइल का नेम क्या है, gadget.csv, which stores records in the format device number, name, price और brand. Get the input from the user, यूजर से इनपुट लेना है और एक काउंट गैजेट नेम से फंक्शन बनाना है, ठीक है। उस gadget.csv फाइल को रीड करेगा, काउंट करेगा डिवाइसेस, उस ब्रांड इज सैमसंग, राइट। तो हम फटाफट से अपना पाइथन आइडियली ओपन कर लेते हैं, एक न्यू फाइल को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला काम, द वेरी फर्स्ट स्टेप वी हैव टू इंपोर्ट आवर CSV मॉडल। इसके बाद हमने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फंक्शन का नेम हमें क्या गिवन है, न्यू गैजेट, फंक्शन डिफाइन करा। आफ्टर दैट वी हैव टू ओपन द CSV फाइल। CSV फाइल का जो नेम मुझे गिवन है, आई थिंक दैट इज gadget.csv, और किस मोड में ओपन करोगे, W मोड में। CSV फाइल का क्वेश्चन है, न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट में हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दें, राइट। उसके बाद मुझे एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उसके लिए मुझे सबसे पहले CSV मॉड्यूल से अपना जो राइटर फंक्शन है उसको कॉल करना है। ब्रैकेट में हम लिख देंगे फाइल हैंडल का नेम। आफ्टर दैट मैं एक हेडर रो लिखवा दूं। हेडर रो मेरे पास कौन सी है, डिवाइस नंबर, नेम, प्राइस और ब्रांड। इसके लिए हमने क्या लिखा, WO जो आपका राइटर ऑब्जेक्ट था, उससे मैंने अपना राइट रो फंक्शन को कॉल कराया और उसमें हमने इसको किसके फॉर्म में दे दिया, लिस्ट के फॉर्म में। डिवाइस नंबर, ये आपका हो गया नेम, दिस प्राइस एंड देन ब्रांड, ब्रैकेट क्लोज, और ये फंक्शन वाली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग लिख करके, ब्रांड का B कैपिटल, प्राइस का P कैपिटल और नेम का M कैपिटल हो गया, यहाँ से डिवाइस नंबर का, इसमें हम स्पेस दे सकते हैं, राइट। अब हमने यूजर से इनपुट लेना है, व्हाइल ट्रू, जब तक यूजर चाहेगा मैं हमारा, तब तक वो एंटर करता रहेगा। क्या क्या एंटर करता रहेगा, डिवाइस नंबर, डिवाइस नेम, प्राइस और फिर है आपका ब्रांड। तो यहाँ पर हमने डिवाइस नंबर, आप चाहो तो इसको हम इंटीजर ले सकते हैं, चाहो तो आप इनपुट स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने यूजर को बोला भाई फटाफट से तुम अपना डिवाइस नंबर एंटर करा दो। फिर हमने लिखा डिवाइस नेम, तो यहाँ पर डिवाइस नेम में हमने लिख दिया है, उसको बोल दिया है डिवाइस का नेम एंटर कराओ। फिर हमने प्राइस, आप इंट चाहो इंटीजर ले सकते हो, फ्लोट चाहो फ्लोट में भी ले सकते हो। यहाँ पर हमने अपने यूजर को बोला भाई प्राइस भी एंटर कर दो, और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग में उसको बोल दिया है कि उसका ब्रांड भी एंटर कर दो। अब यूजर ने एंटर किया। अब हम यूजर से पूछेंगे कि क्या तुमने और रिकॉर्ड्स एंटर कराने हैं या नहीं कराने हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना इनपुट फंक्शन। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूँ, मोर रिकॉर्ड्स यस और नो। आप चाहो तो कंप्लीट लिख सकते हो, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स और नॉट। अब वो यूजर जो भी प्रेस करेगा, हमने N पर ब्रेक करना है, तो कैपिटल N या फिर स्मॉल n, और इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक। ब्रेक करेंगे तो हम कहाँ पर आ गए, लूप से बाहर, राइट। तो यहाँ पर हमने अपना क्या करेंगे, इस न्यू गैजेट वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। पहले हम सिर्फ राइट कराते हैं डेटा को CSV फाइल में, फिर आगे वाला काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गैजेट डिटेल्स, राइट, और अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं कि कोई एरर होगा तो हमें यहीं पर अपना पता लग जाएगा। डिवाइस नंबर में सपोज हमने एंटर कराया, यस, डिवाइस नंबर में सपोज आई एम राइटिंग 101, डिवाइस नेम में हमने लिख दिया AAA, और इस AAA डिवाइस का जो प्राइस है दैट इज 34,000। ब्रांड हमने लिख दिया लेट सपोज सैमसंग, ठीक है। फिर हमने मोर रिकॉर्ड्स यस, डिवाइस नंबर 102, डिवाइस नेम हमने लिख दिया BBB, प्राइस इसका है 1200 और ब्रांड है इसका सपोज डेल। मोर रिकॉर्ड्स यस, डिवाइस नंबर 103, डिवाइस नेम CCC, प्राइस है 799, चलो 8700 लिख देते हैं। ब्रांड हमने इसका अगेन लिख दिया सैमसंग, और फिर मोर रिकॉर्ड्स यस, डिवाइस नंबर 104,
डिवाइस नेम डी लिख देते हैं हम, और प्राइस इसका हम लिख देते हैं, लेट्स सपोज 12,000, 1,20,000 चलो, और ब्रांड हमने लिख दिया इसका HP। राइट, मोर रिकॉर्ड्स नो, डन। अब जरा हम अपने CSV फाइल चेक करें कि हमारा जो CSV फाइल में है वो डेटा वहां पर पहुंचा भी या नहीं पहुंचा, कि हमारी gadget.csv फाइल क्रिएट हुई या नहीं हुई। अब हम इसको चेक करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो हमारे रिकॉर्ड्स एंटर नहीं हुए हैं, तो दैट मीन्स कोई ना कोई मिस्टेक तो हमने कर दी है जरूर। हाँ, राइट रो फंक्शन नहीं लगाया शायद, राइट, या इसको हमने यहाँ पर ना लिस्ट बनाई ना राइट रो लगाया है ना, कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, एक्सट्रीमली सॉरी। राइट रो फंक्शन लगाओगे और यहाँ पर लिस्ट बना करके डिवाइस नंबर और डिवाइस नेम, और उसके बाद हम लिखेंगे प्राइस और फिर ब्रांड। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, जो थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी तो नहीं, ज्यादा ही हो गई है ना। चलो इसको हम दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं, और तो कोई मिस्टेक नहीं। चलो, डिवाइस नंबर 101, डिवाइस नेम है हमारे पास लेट्स सपोज AAA, और प्राइस हो गया हमारे पास 1200, ब्रांड हो गया सैमसंग, मोर रिकॉर्ड्स यस, डिवाइस नंबर 102, डिवाइस नेम, प्राइस हो गया यहाँ पर आपका, और ब्रांड हो गया HP, मोर रिकॉर्ड्स यस, डिवाइस नंबर 103, डिवाइस नेम, प्राइस, ये उसका ब्रांड हो गया, मोर रिकॉर्ड्स यस, डिवाइस नंबर, डिवाइस नेम, प्राइस, ठीक है, ये उसका ब्रांड, और मोर रिकॉर्ड्स नो। इससे पहले की और मिस्टेक हुए, मोर रिकॉर्ड्स नो। ठीक है, चलो फाइल में डेटा डल गया, चेक करें हमारी CSV फाइल को। ये हमारी gadget.csv फाइल है, ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। अब जिसका ब्रांड सैमसंग है ना, मुझे वो वाले रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने, यही है आई थिंक क्वेश्चन में। काउंट गैजेट टू रीड द CSV फाइल एंड काउंट द डिवाइसेस हुज ब्रांड इज सैमसंग। तो सबसे पहला काम जो हमने डेटा राइट किया, इस फंक्शन को कमेंट कर देते हैं, बिकॉज अब मुझे फाइल में डेटा राइट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं, और फंक्शन का जो नेम गिवन है दैट इज काउंट गैजेट। राइट, तो अब हम इसको कॉल करेंगे और यहाँ से हम अपना फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में। अब हमें डेटा को क्या करना है, रीड करना है। तो इसको हमने gadget.csv फाइल को ओपन करा रीड मोड में। अब हम क्या करेंगे, रीडर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके लिए मैं CSV मॉड्यूल का अपना रीडर फंक्शन को कॉल करूंगी, ब्रैकेट में फाइल हैंडल देंगे, फॉर आर इन रीडर ऑब्जेक्ट पर फॉर लूप लगाओगे, और पहले हम देखते हैं कि रिकॉर्ड्स प्रिंट करा रहा है या नहीं करा रहा, राइट, और फिर हम अपना फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यू कैन सी हेयर ये रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करा रहा है। अब देखो, जो मुझे कंपेयर करना है, हेडर रो को तो नहीं कंपेयर करना है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो नेक्स्ट फंक्शन मीन्स हेडर रो प्रिंट करानी है, तो उसको हम प्रिंट फंक्शन में लिख देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो फर्स्ट रो है ना वो कंपेयर नहीं करेगा। अब मुझे क्या कंपेयर करना है, इफ आई में मेरे पास एक लिस्ट की फॉर्म में डेटा आ गया, और जो आपका ब्रांड है वो कौन से इंडेक्स पर है, 0 1 2 3, तो इफ आई ऑफ 3 डबल इक्वल्स टू सैमसंग, राइट, तो मैं उस रिकॉर्ड को क्या करा दूं, प्रिंट करा दूं। तो अब देखें जरा, मेरे पास सिर्फ सैमसंग के रिकॉर्ड्स प्रिंट हो रहे हैं। अब मुझे इनको काउंट करना है, तो जब भी कोई चीज काउंट करनी हो, जस्ट टेक एनी वेरिएबल, इनिशियलाइज इट विद 0, एंड जब वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो मैं उसकी वैल्यू को क्या कर दूंगी, इंक्रीमेंट कर दूंगी, और आउटसाइड द फॉर लूप हम उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई हेडर रो भी डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं है। आप इस स्टेटमेंट को कमेंट तो नहीं करेंगे हम, यहाँ पर आप सिंपल विदाउट प्रिंट फंक्शन आप इसको नेक्स्ट आरो लिख दो, राइट। तो हमारा ये CSV फाइल का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं इसी के नेक्स्ट पर। चलो, अब मुझे क्या गिवन है, इस CSV फाइल अ टेक्स्ट फाइल। टू सम एक्सटेंट हमारी जो CSV फाइल्स है वो टेक्स्ट फाइल्स ही होती हैं, ठीक है। बाइनरी फाइल्स आपकी सेपरेट है, जिसमें आपका डेटा 1 और 0 की फॉर्म में होता है, वेयर जो आपकी CSV फाइल्स है वो टेक्स्ट फाइल्स ही होती हैं, एक टाइप की टेक्स्ट फाइल होती है।
बट एग्जैक्ट टेक्स्ट फाइल आप उनको नहीं कह सकते। तो ये CSV फाइल इज अ स्पेशल टेक्स्ट फाइल वेयर ईच लाइन रिप्रेजेंट रिकॉर्ड करेगा विद फील्ड सेपरेटेड बाय डिफॉल्ट इसमें डिलीमीटर कोमा होता है, अगर आप चाहो तो कोई और डिलीमीटर भी इसमें हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, राइट द फंक्शंस टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस ऑन CSV फाइल पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, फंक्शंस को कॉल करना है। नेम लिस्ट ये बिल्कुल सेम है, और गैजेट्स फिर डिस्प्ले करना है, रीड करना है CSV फाइल को एंड डिस्प्ले द पार्टिसिपेंट्स अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज। इसमें आप सिर्फ ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर आप इंट फंक्शन लगाओगे, बिकॉज हम आपने देखा होगा जब भी हम अपनी CSV फाइल में डेटा को राइट कराते हैं तो मेरा सारा का सारा डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में राइट हो जाता है। तो जब मैं कंपेयर करूंगी तो मुझे यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगाना पड़ेगा, इंट फंक्शन। तो इसी के साथ जो हमारा सेक्शन डी भी कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन ई। तो फाइनली नाउ वी आर एट आवर लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन ई। अब इसमें हमारा जो सबसे पहले दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। इन अ डेटाबेस स्कूल देयर आर 2 टेबल्स गिवन बिलो। स्टूडेंट्स नेम से टेबल गिवन है और स्पोर्ट्स नेम से टेबल गिवन है। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चंस व्हिच फॉलोज। आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट यूज्ड एज फॉरेन की इन टेबल स्पोर्ट्स। अब देखो जब भी फॉरेन की बात होती है दैट मीन्स हमारे पास 2 टेबल्स तो होंगी प्लस एक कॉलम ऐसा जरूर होगा जो दोनों टेबल में सेम होगा। तो यहाँ पर अगर हम कॉलम के नेम्स देखें तो एडमिशन नंबर, फिर है गेम, देन कोच नेम एंड देन ग्रेड। तो यहाँ पर जो कॉलम का नेम सेम है दैट इज एडमिशन नंबर, राइट। अब एडमिशन नंबर को हमें बताना है, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट यूज्ड एज फॉरेन की इन टेबल स्पोर्ट्स। तो जो कॉलम सेम है तो दैट मीन्स ये एडमिशन नंबर मुझे किस में बताना है, फॉरेन की इन टेबल स्पोर्ट्स। तो ये वाला कॉलम जो है आपका क्या हो जाएगा, फॉरेन की। जो दोनों टेबल में सेम होता है ना कॉलम, वो एक टेबल में आपका प्राइमरी की का काम करता है, दूसरी टेबल में वो आपका फॉरेन की का वर्क करता है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द टेबल स्टूडेंट्स। डिग्री मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। तो डिग्री हो गई इसकी मेरे पास 7। राइट SQL स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, टू डिस्प्ले द नेम and game. तो select name comma game played by the sports student. To display the name and game played by the sports student. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, select name comma game from, दोनों टेबल्स का नेम लिख दोगे। अब जब भी आपका जो डेटा है वो दोनों टेबल्स में से आ रहा है, लाइक नेम मेरे पास एक टेबल में है और गेम दूसरी टेबल में है, तो दैट मीन्स आपकी कौन सी कमांड यूज होएगी, ज्वाइन कमांड। तो फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स लिख दोगे, वेयर जो कॉलम सेम है दोनों टेबल में, स्टूडेंट डॉट एडमिशन नंबर इक्वल्स टू आई थिंक स्पोर्ट्स डॉट एडमिशन नंबर, राइट। नेक्स्ट क्या आता है, टू चेंज द एड्रेस एंड फोन नंबर। एड्रेस और फोन नंबर चेंज करना है, अपडेट कमांड लगेगी ऑफ मीना टू B54 और ये उसका फोन नंबर हो गया। तो अपडेट टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट्स, सेट एड्रेस इक्वल्स टू दिस, कोमा करके लिखोगे फोन इक्वल्स टू दिस, वेयर नेम इक्वल्स टू मीना और सेमीकोलन। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का और पार्ट, सिर्फ थर्ड क्वेश्चन के लिए और पार्ट है, टू मेक द फील्ड क्लास इन द टेबल स्टूडेंट्स मैंडेटरी व्हाइल इंसर्टिंग द डेटा। तो दैट मीन्स वो नॉट नल कंस्ट्रेंट लगानी पड़ेगी। अब टेबल तो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं क्या यूज करूंगी, हमारी ऑल्टर कमांड। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम हो गया स्टूडेंट, मॉडिफाई, ठीक है, क्लास डेटा टाइप लिखोगे varchar, लिखा है ना टू मेक द फील्ड क्लास, क्लास वाले को करना है, तो क्लास varchar साइज दे दी और यहाँ पर हमने क्या लगा दी, अपनी नॉट नल कंस्ट्रेंट। टू डिलीट द गेम क्रिकेट फ्रॉम द स्पोर्ट्स टेबल, तो डिलीट फ्रॉम स्पोर्ट्स टेबल, और स्पोर्ट्स टेबल से मुझे क्या डिलीट करना है, गेम क्रिकेट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिलीट फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर गेम इक्वल्स टू क्रिकेट एंड द सेमीकोलन। तो लास्ट क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 35 आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। अदिति इज अ पाइथन प्रोग्रामर, ही की जगह शी आना चाहिए आई थिंक, राइट। अदिति, शी हैज रिटन अ कोड एंड क्रिएटेड अ बाइनरी फाइल employee.dat, उसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है, 10 रिकॉर्ड्स हैं फाइल के अंदर। शी नाउ हैज टू अपडेट अ रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय आईडी, अपडेट करना है रिकॉर्ड को।
एंटर्ड बाय द यूजर एंड अपडेट द सैलरी, सैलरी को अपडेट करना है। द अपडेटेड रिकॉर्ड इज देन टू बी रिटन इन द फाइल temp.dat फाइल में डेटा राइट करना है। द रिकॉर्ड्स विच आर नॉट टू बी अपडेटेड वो भी temp.dat में राइट करना है। एम्प्लॉय आईडी अगर नहीं मिलती है तो अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले कराना है। एज अ पाइथन एक्सपर्ट, अब आप तो पाइथन एक्सपर्ट हो ही चुके हो, एग्जाम्स आने वाले हैं। इंपोर्ट बाइनरी फाइल का क्वेश्चन है, कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे, पिकल मॉड्यूल। सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं राइट द करेक्ट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन अ टेम्परेरी फाइल temp.dat। अब देखो temp.dat मुझे अपना डेटा राइट कराना है, तो यहाँ पर एफ आउट तो लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखोगे temp.dat और कोमा करके हम लिख देंगे WB। राइट बाइनरी मोड में वो आपकी ओपन होएगी फाइल, WB मोड में। नेक्स्ट वो मुझे कहता है विच स्टेटमेंट शुड अमन फिल इन स्टेटमेंट 3 टू रीड द डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल से डेटा को क्या करना है, रीड करना है। अब देखो उसके लिए आप ये देखोगे फाइल हैंडल, जोन सी फाइल आपने रीड बाइनरी मोड में ओपन की है उसका करस्पॉन्डिंग फाइल हैंडल क्या है, FIN, और डेटा रीड करने के लिए पिकल डॉट लोड फंक्शन, और ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, FIN फाइल हैंडल का नेम। और नेक्स्ट मुझे कहता है एंड इन स्टेटमेंट 4 टू राइट द अपडेटेड डेटा इन द फाइल temp.dat। अब जब मैं temp.dat में डेटा को राइट कराऊंगी यहाँ पर, तो उसके लिए मेरे पास पिकल डॉट डंप फंक्शन है। डंप फंक्शन में हम 2 आर्ग्यूमेंट्स भेजते हैं, जो डेटा राइट कराना हो और जिस फाइल में राइट कराना हो। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, REC, ये REC ही चल रहा है जो डेटा रीड करके आया है हमारा, और उसके बाद किस फाइल हैंडल में देना है, तो यहाँ पर फाइल हैंडल आपका आएगा temp.dat का जो हमारा था, दैट इज F आउट, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, पिकल डॉट डंप REC, ठीक है, जो हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, कोमा करके आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, F आउट। तो इसी के साथ ही फाइनली हमारा जो सैम्पल पेपर 4 है दैट इज कंप्लीटेड नाउ। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, काफी अच्छे क्वेश्चंस भी थे सैम्पल पेपर में, सारे के सारे कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। एंड बिलीव मी, इस वीडियो, इन सैम्पल पेपर की वीडियोस को बनाने में बिकॉज काफी लॉन्ग वीडियोस रहती हैं तो काफी मेहनत लगती है, उसके लिए आप लोगों का थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसी भी चीज का वेट मत करो, सबसे पहले वो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट इसी तरीके से आगे आने वाली सारी अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।